प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन भारत की संविधान सभा के गठन, उनके इतिहास, उनके उत्थान के बारे में पढ़ा। आज अपन संविधान सभा की जो स्थिति, संगठन और कार्यकारण, उसके संबंध में कुछ आलोचनात्मक परीक्षण पढ़ेंगे। यानी हमारी जो संविधान सभा थी उस समय, जिन्होंने संविधान बनाया जो आज तक चला आ रहा है, उस संविधान सभा के बारे में कुछ विचारकों ने कमियां बताई है, उसकी आलोचना की है, उनमें खामियां बताई है कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था, जो उनको कार्य सौंपे गए थे, जो उनकी स्थिति या पोजीशन थी, उसमें कुछ कमियां थी। तो आज अपन इन्हीं सब पहलुओं का अध्ययन करेंगे और उनका जवाब भी यहाँ मिलेगा कि उस क्या वास्तव में खामी थी और उस परिस्थितियों के अनुसार उसमें कोई सुधार किया जा सकता था या नहीं। सबसे पहले हम नेहरू के कथन को पढ़ते हैं। हमारी संविधान सभा में पंडित नेहरू ने कहा था, एक अंधेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता की सूर्य किरणों तक पहुंची थी संविधान सभा की। जो अपन आलोचनाएं पढ़ेंगे वे तर्क इस प्रकार है। सबसे पहली आलोचना की जाती है कि जो हमारी जो संविधान सभा थी, क्या वास्तव में वो प्रभुत्व संपन्न थी। प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य होता है कि उसके ऊपर किसी अन्य संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो आलोचकों का यही कहना है कि उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा की स्थिति के संबंध में एक विवाद प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश संसद के वाद विवाद में विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को चुनौती दे दी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत अस्तित्व में आई और ब्रिटिश संसद की सत्ता के ही अधीन थी। यानी आलोचकों का कहना है कि हमारी जो संविधान सभा थी वो प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी, ब्रिटिश संसद के अधीन थी। ब्रिटिश संसद कैबिनेट मिशन जो योजना थी वो भी ब्रिटिश संसद ने ही बनाई थी। उसके अधीन जिस संस्था का निर्माण हुआ था तो वो निश्चित रूप से प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी, यानी वो स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी। लेकिन संविधान सभा के प्रभुत्व के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से सभा का विघटन नहीं होगा। लेकिन इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि जब इस संविधान सभा को बनाया गया था इसमें यही बात कही गई कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सत्ता के आदेश से जो संविधान सभा, उनका विघटन, भले ही कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया लेकिन ब्रिटिश सरकार उनको विघटन नहीं करेगी। और दूसरा, इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्व शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दे दी। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण प्रभुत्व की भावना से किया। यानी आलोचना के विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि भले ही ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित संविधान सभा थी लेकिन वो प्रभुत्व संपन्न निश्चित रूप से थी। ब्रिटिश संसद का उस पर नियंत्रण नहीं था, यानी उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक ही संविधान का निर्माण किया। दूसरी आलोचना की जाती है कि हमारी जो संविधान सभा थी वो प्रातिनिधिक संस्था थी या नहीं थी। प्रातिनिधिक यानी जनता द्वारा निर्वाचित संस्था। तो ये आक्षेप लगाया जाता है। संविधान की प्रतिनिधात्मकता पर भी आक्षेप किया जाता है। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का परोक्ष निर्वाचन होने के कारण इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं कहा जा सकता। यानी हमारी जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई तो उन संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो जनता द्वारा सिद्ध रूप से नहीं हुआ। जैसे वो आजकल विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता सीधे मत देकर निर्वाचित करती है, यानी वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार हमारी संविधान सभा थी, उनके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सिद्ध न करके परोक्ष रूप से किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। तो आलोचक का कहना है कि हमारी संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं कही जा सकती। लेकिन यहाँ इस आलोचना के
विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से यह विचार सत्य है, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। प्रथम, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व एवं पश्चात बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक उपद्रव हो रहे थे और इस परिस्थितियों में संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात व्यावहारिक नहीं थी। यानी हमारी जो संविधान सभा 1946 में जिनका गठन हुआ था, उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि सीधे प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश में चुनाव कराए जाएं और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो। तो इस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही इस संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। तो इस बात में भी ज़्यादा दम नहीं है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि भले ही ये संस्था प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी, लेकिन जब संविधान सभा बन गई और प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए तो संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया और चुनाव में अच्छे बहुमत से उन सदस्यों ने विजय प्राप्त की। यानी कहने का अर्थ यह है कि संविधान सभा के सदस्य जब संविधान सभा बनी उस समय भले ही जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हुए, लेकिन जब संविधान बन गया उसके बाद में जब चुनाव हुए तो उन चुनाव में अधिकांश प्रतिनिधि जब चुनाव में खड़े हुए तो जनता ने उनको अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त दिलाई। यानी एक तरह से ये ठप्पा लग गया कि संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया है उससे जनता एक तरह से प्रसन्न हो गई, खुश हो गई कि इन्होंने अच्छा कार्य किया है। अन्यथा अगर उनको महसूस होता कि ये एक लोक कल्याणकारी या अच्छे संविधान का निर्माण नहीं किया तो निश्चित रूप से उनको पराजित चुनाव में कर सकती थी। तो एक तरह से भले ही पहले उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ, लेकिन जनता ने उन पर यह प्रामाणिकता की मुहर लगा दी कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो संविधान जो बनाया था वो उनके हित के लिए ही बनाया था। और तीसरी आलोचना की जाती है कि संविधान सभा को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति क्या प्राप्त थी। आलोचकों का कहना है कि यदि तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं था तो संबंधित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यानी आलोचकों का कहना है कि जब उस समय परिस्थितियाँ नहीं थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो अगर ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो पाया तो जो संविधान बनाया गया संविधान सभा द्वारा, उस संविधान सभा को जनता के समक्ष जनमत संग्रह के लिए रखा जाना चाहिए था कि जनता उस संविधान को जो संविधान सभा ने बनाया उसको स्वीकार करे या नहीं करे, उस जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके उन आलोचकों का कहना है कि चूँकि संविधान में को जनमत संग्रह द्वारा अनुसमर्थित नहीं किया गया, यानी जनता का समर्थन के लिए जनमत संग्रह के लिए नहीं रखा गया, इसलिए संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी। लेकिन आलोचनाओं में इसमें भी कोई ज़्यादा सार नहीं है। वस्तुतः व्यावहारिक कारणों से ही जनमत संग्रह नहीं कराया गया। राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह की व्यवस्था जिसमें 17 करोड़ से अधिक मतदाता हो अत्यधिक कष्टकारी और असाध्य हो। यानी उस समय जब 1950 में हमारा संविधान 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय भारत में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। तो इतने मतदाताओं के बीच उस परिस्थितियों में जनमत संग्रह कराना भी अपने आप में एक व्यय साध्य क्योंकि उससे और कष्टकारी काम होता, क्योंकि देश की स्थिति उस समय आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी नहीं थी। तो इस आलोचना में भी ज़्यादा दम नहीं है। अगली आलोचना यह की जाती है कि संविधान सभा में ज़्यादातर वकीलों का ही प्रभुत्व था। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में किसानों और मजदूरों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, किंतु इस आलोचना में भी ज़्यादा कोई दम नहीं, क्योंकि संविधान एक कानून होता है और उसके निर्माण में कानून के जानकार लोग ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सामान्य मजदूर और किसान संवैधानिक कानून की सूक्ष्मताओं को आसानी से नहीं समझते। यानी आलोचकों ने कहना है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें से ज़्यादातर वकील लोग थे, कानून थे, और उसमें किसानों और श्रमिकों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं किया। लेकिन इसमें भी ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि संविधान अपने आप एक कानूनी ढांचा है और कानूनी पेचीदगियों को हर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से समझ नहीं पाता। तो ये काम केवल कानूनविद या वकील ही कर सकते हैं। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रारूप समिति द्वारा किया गया। इस समिति में अम्बेडकर के मुंशी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे ख्याति प्राप्त अधिवक्ता थे। अतः संविधान की संरचना के प्रति इनका दृष्टिकोण नियमनिष्ठ, औपचारिक और उदारवादी था। यानी
संविधान को जो बनाने का काम सबसे महत्वपूर्ण वो प्रारूप समिति ने किया। उस समिति में जो सदस्य थे और अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाई गई थी वो भी अपने आप में एक ख्याति प्राप्त अधिवक्ता के रूप में थे और उन्होंने बड़ी नियमों निष्ठा से, उदारवादी दृष्टिकोण से और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए एक संविधान का निर्माण किया। तो इस प्रकार अपन आज यहाँ संविधान सभा की जो आलोचना पढ़ी, उन आलोचनाओं कुछ कमियां ज़रूर थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो हमारा जो संविधान बना और जो आज तक चला आ रहा है, समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें हालांकि कुछ संशोधन परिवर्तन हुए हैं, तो अपने आप में अपन मान सकते हैं कि हमारी संविधान सभा द्वारा गठित जो संविधान है वो कुल मिलाकर सफल रहा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही।